एकनाथ, डीजल, अरे डीजल का भाव घट गया तो क्या है? हाँ नहीं नहीं, हम टेम्पो का भाड़ा कम नहीं करेंगे, तू बोल दे सबको। हामी बोलती है, पैसे का इंतजाम हुआ? देखो अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। 10 लाख, 10 लाख से एक पैसा भी कम नहीं चाहिए। लो आपकी सगाई का गिफ्ट, नवी कोरी बुलेट। बेटा इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? उमेश यादव की बहन की शादी है। इस जिले का सबसे बड़ा किसान हूं मैं, सिर्फ मेरी बहन खुश रहनी चाहिए और ये जिम्मेदारी तेरी है। एक्सक्यूज मी। हेलो, बधाई हो अक्षय सेठ। हाँ हाँ, अब तो आपको अक्षय सेठ ही कहना पड़ेगा। बड़े घर के दामाद बन रहे हो। मेरे पैसों का बंदोबस्त किया? अगर नहीं किया ना तो देख लेना, सेठ से भिखारी बनाने में 2 मिनट लगेंगे। तेरा साला है ना उमेश, उसे बस तेरे और मेरे बारे में बताऊंगी, तब तो वो तुझे जमीन में जिंदा गाड़ देगा। कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? वो तेरा प्रॉब्लम है, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए, और अगर तूने नहीं दिया ना तो क्या हुआ? कुछ नहीं। सब ठीक है ना? सागरिका, अंधेरे में क्यों बैठी है? क्या हुआ? कुछ परेशानी है? कोई अगर 2 मिनट के लिए शांत बैठे ना आई तो आपको ऐसे लगता है वो परेशान है। ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा खेत से नहीं आया अभी तक? चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। कितनी अच्छी शॉपिंग हुई ना अक्षय। अक्षय, ये वाली टी शर्ट तुम मुझे अभी पहन के दिखाओ। कौन सी? ये वाली। अरे वाह अक्षय, तुम्हारी शादी तय हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। श्वेता, तुम ये सब लेके अंदर जाओ और आई को कहना कि चाय बनाए, मैं अभी आता हूँ। सागरिका, वो क्या है कि आई बाबा ने जिद करके ये शादी तय की है। जब मेरे साथ मजे मार रहा था तो आई बाबा को पूछा था क्या? अब ये मत समझना, आज मैंने उसके सामने तेरे और मेरे बारे में बात नहीं की, इसका मतलब कल भी नहीं करूंगी। इतनी भी अच्छी किस्मत नहीं है तेरी। पैसों का इंतजाम किया? कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे? अपने करोड़पति ससुराल वालों से मांग ले। पागल हो गया क्या तू? मैं उनसे पैसे नहीं मांग सकता। अगर तू नहीं मांगेगा ना तो मैं मांग लूंगी। तेरा वो जो साला है उमेश जाधव, वो आधा नहीं पूरा पागल है। अगर मैं उसके पास चली जाऊंगी ना तो पता है ना क्या होगा? तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? हाँ, मुझे अगर पैसा नहीं मिला तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अब आगे जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगा। बीस साल की सीधी सादी दिखने वाली सागरिका एक गरीब किसान की इकलौती बेटी थी, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो एक ब्लैकमेलर भी हो सकती है। लेकिन ब्लैकमेलिंग उसकी जरूरत है, मजबूरी है
या फिर शौक। उसे शायद ये एहसास भी नहीं था कि वो एक संगीन जुर्म कर रही थी, और ये जुर्म उसे किस दिशा में लेकर जाएगा वो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती थी, क्योंकि किसी भी गुनाह के परिणाम अपराधी की उम्मीद से कोसों दूर होते हैं। आले, हाँ आई। क्या हुआ दादा, इतने जोर से दरवाजा? आई किधर है? बाबा किधर है? आई मंदिर में गई है, भजन है ना, और बाबा पंचायत में। क्या हुआ भाऊ? अच्छा हुआ वो घर पर नहीं है, मुझे तुझसे अकेले में बात करनी थी। तेरा उस अक्षय घोलप के साथ क्या चल रहा है? पानी लेकर आती हूँ। भाऊ, पहले मेरे सवालों का जवाब दे। क्या चल रहा है तेरा उसके साथ? मुझे सच सुनना है, सिर्फ सच। वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन कुछ महीने पहले एक मिनट सागरिका, आई लव यू। अरे कुछ जवाब तो दो। अरे लोग मुझे चिढ़ाने लगे। 24 घंटे मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। हाँ। मर जाऊंगा यार मैं तेरे बिना। तू अगर मुझे नहीं मिलना। अक्षय, ये क्या बात कर रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। देखो, तुम्हारे लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। देखो, हम लोग गरीब हैं, इन सब में नहीं पढ़ना चाहते। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पीछा मत करो प्लीज। एक बात पूछूं, क्या अक्षय तुझे सचमुच बुरा लगता है? सुकन्या, बात उसके अच्छे बुरे की है ही नहीं, लेकिन मेरे घर पर अगर भनक भी लगी ना तो पता नहीं क्या होगा। डरपोक कहीं की, पिक्चरों में नहीं देखा? अरे प्यार में ऐसा ही होता है, और जो आसानी से मिले उसका मजा क्या। और हाँ, उससे पूछ लेना, वो शादी करेगा ना? शादी कल कर ले। कुछ तो बोलो, बोल दो अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हो तो। तुम्हें मैं पसंद हूं ना? मैं चाहते हुए भी खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाई, और प्यार के बहाव में दोनों ने अपनी सारी हदें पार कर दी। सुनो ना अक्षय। हाँ। वो हम शादी कब करेंगे? क्योंकि मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती घर पे। बस कुछ और दिन, जिस दिन आई बाबा अच्छे मूड में होंगे ना, उस दिन मैं हमारी शादी की बात करूंगा। लेकिन बाद में पता नहीं, मुझे बहुत डर लगने लगा, और कुछ ही दिनों में मेरा ये डर सच में बदल गया। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन कैसे? कैसे मतलब? अक्षय, ये क्या बात कर रहे हो तुम? सागरिका, आराम से। तुम दोनों शांति से क्यों नहीं बात करते? तुम जाके एबॉर्शन करवा लो। करवा लो का क्या मतलब है? तुम नहीं आओगे मेरे साथ? नहीं। अरे मैं नहीं आऊंगा। अरे वहाँ कोई पहचान का मिल गया तो, और उसने घर पे बता दिया तो आई बाबा को धक्का बैठेगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो सबकी चिंता है सिवाय मेरे। अरे एक बार कहा ना, नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा। मैंने सातारा जाकर अपना अबॉर्शन करवाया, वो नहीं आया मेरे साथ, सुकन्या आई थी। भाव मी खरं सांगते, उसके बाद उसने मुझे अवॉइड करना शुरू किया। मैंने उसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी मुझे वो देखता था अपना रास्ता बदल देता था। फिर मुझे पता चला कि अगले 15 दिनों में उसकी शादी होने वाली है। वो उमेश जाधव है ना, उसकी बहन से। जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। देखो, अगर मुझे पैसा नहीं मिला ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। 10 लाख रुपए मांगे उससे, किसी लालच से नहीं। मैं तो बस उसे तड़पते देखना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी उससे। छमायला,
अभी जाके उस अक्षय की खोपड़ी फोड़ता हूँ। समझना क्या है वो अपने आप को? भाऊ 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 आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हाँ? अभी भी तुझे उसकी चिंता हो रही है? घर की इज्जत बाहर उछल कर आई है, शर्म नहीं आती तुझे? एक काम कर, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कर। अभी के अभी उसे फोन कर और कल कैसे भी करके उसे पनाड़ा के जंगल में बुला। मैंने तुझे फोन ये बताने के लिए किया है, कल कुछ भी करके पन्हाड़ा पहुंचना। क्यों? शांति से जीना चाहता है, शादी करना चाहता है तो आ जाना, नहीं तो मैं उमेश जाधव के पास चली जाऊंगी। और इसका मतलब समझता है ना तू? टाइम पे पहुंचना, मैं वही तेरा इंतजार करूंगी। आ रहा है वो। अब देख मैं क्या करता हूं उसके साथ। इंसान की शक्ल में हैवान हमारे चारों तरफ घूमते हैं और सागरिका भी अक्षय के भीतर छुपे इरादों को पहचान नहीं पाई। सागरिका को अपना बदला लेने का यही तरीका समझ में आया और जब उसने माधव के साथ अपना दुख शेयर किया तो माधव ने भी उसे अहम खिलाड़ी बना दिया। गलती के जिस रास्ते पर सागरिका थी, माधव ने उसे और पुख्ता करने की ठान ली और यह रास्ता उस तरफ गया जहां सबके इंतजार में सिर्फ बर्बादी खड़ी थी। यहीं पे हम लोग मिलते थे। देख, उससे प्यार से बात कर लेना, अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो आज ही तेरी यहाँ किसी मंदिर में शादी करवा देंगे। भाऊ, और उसके फोटो उमेश जाधव को भेज देंगे। तेरे को जो बदला लेना है वो जिंदगी भर लेती रहना। हम लोग अभी जाकर शादी का सामान लेकर ही आते हैं। हम लोग 10 मिनट में आते हैं, तू जा। चला रे। हाँ बोल, क्या हुआ? भाऊ अभी तक आया नहीं वो। तू उसको फोन करती रहना, देख कैसे भी करके उसको आज वहां पर बुलाना ही है। अगर हमारे आने से पहले वो वहां पर आ जाए ना तो उसको बातों में उलझा कर रखना। हाँ हाँ, मैं फोन रखता हूँ, हम पहुंच रहे वहां पर। ये देखो अक्षय, ये हमारे मेहमानों की लिस्ट। दादा के इतने सारे दोस्त हैं कि 1000-1500 तो आ ही जाएंगे। और तुम्हारे ये क्या, सिर्फ 300 लोग आएंगे? नहीं, वो क्या है कि हमारे पास अभी एक मिनट। हाँ, हेलो। किधर है तू? आया क्यों नहीं अभी तक? हाँ हाँ, बस 10 मिनट में आता हूँ। ओ जाओ बप्पू, क्या हुआ? तू इतने टेंशन में क्यों लग रहा है? सुन, तेरा कुछ लोचा विचार नहीं है ना? अगर ऐसी वैसी बात मुझे पता चली ना तो शादी की हवन के जगह तेरी चीता जलेगी। और तू ये जानता है कि मैं ये कर सकता हूँ। आई शपथ दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मग ठीक है। हेलो, हाँ सुन, कौन हो तुम लोग? तो काय को फोन कर दिया अक्षय बाबू को? ये देख, तेरा नाटक बंद करने का, नहीं तो तेरे साथ जो भी होगा ना उसके लिए जिम्मेदार तू होगी। मुझे डराने के लिए भाड़े के टट्टू भेजा है उसने, लेकिन देखो तुम लोग कौन हो मुझे पता नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहती। ये टायर को भी अभी पंक्चर होना था। हाँ, अरे चला जल्दी जल्दी करो यार। कितना पैसा दिया उसने मुझे डराने के लिए? देखो मैं डरने वाली नहीं हूं। अकेली लड़की देखकर धमका रहे हो, नामर्द कहीं के। नामर्द? आज तुझे मेरी मर्दान की दिखाता हूँ। क्या क्या कर रहे हो? तू भी क्या याद रख रही है? पकड़ उसको, पकड़।
आज मेरी मौत के दिखाना होगा। छोड़ मत। अरे और कितना टाइम लगेगा? भाऊ झाला. सागरिका मिस कॉल. ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? भाई हो गया. हो गया? चलो चलो बैठो जल्दी. सागरिका! सागरिका! अगर मेरे बहन को कुछ हुआ ना तो अक्षय को जिंदा जला दूंगा मैं. सागरिका! सागरिका! भाई यहाँ से आवाज आ रही है. भाई मोबाइल यहाँ पे पड़ा है. सागरिका! सागरिका! काम हो गया. तुमने जितना कहा था उससे ज्यादा किया है. और अगर उसका फोन आया तो? जिंदगी में कभी नहीं करेगी. तुमको तो क्या, किसी और को भी फोन करने से डरेगी. माधव, माधव सागरिका अब तक घर में नहीं आई है. उसका फोन भी नहीं लग रहा है. मैंने उसकी सारी सहेलियों की फोन किया, वो कहीं पे भी नहीं है. माधव मुझे बहुत डर लग रहा है. माधव पता नहीं मेरी बेटी. घर पे किसी के साथ झगड़ा हुआ था उसका? नहीं साहब. तुम लोग जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा रहे थे ना उसकी? नहीं, अब तक उस बारे में हमने सोचा भी नहीं है. तू भाई है ना रे उसका? जी. तेरे साथ कुछ अनबन हुई थी? तुम लोगों ने मारा वगैरह नहीं ना उसे? नहीं. हड़वी, फोटोग्राफ है उसका? हाँ साहब, ये लीजिए. ये फोटोग्राफ आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में भेज दो. देखो कहीं से कुछ ट्रेस मिलता है क्या. सर, सागरिका के कॉल डिटेल्स. हमने छानबीन की है और उस सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है. सागरिका कौन से कॉलेज में थी? MY के कॉलेज. किस किस से मिलती थी? कोई दोस्त? बचपन से खाली एक सहेली थी, सुकन्या. और अक्षय घोलप, उसके साथ क्या रिश्ता था? ये कौन है साहब? तुम्हें तो पता ही होगा ना. बहन थी तुम्हारी. उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उस दिन उसने सिर्फ तुम्हें और अक्षय को फोन किया था. कल ही पुलिस स्टेशन में हमें पता चल गया था कि तुम सब जानते हो. अब बोलते हो या बुलवाऊं? मुझे पता था साहब. उस दिन मैं जैसे बोलता हूँ वैसे कर. अभी के अभी उसे फोन कर और कल कैसे भी करके उसे पनाड़ा के जंगल में बुला. देख, उससे प्यार से बात कर लेना. अगर मानता है तो ठीक है, नहीं तो आज ही तेरी यहाँ किसी मंदिर में शादी करवा देंगे. सागरिका! सागरिका! सागरिका? सागरिका, कहाँ थी तू? क्या हुआ तुझे? उस अक्षय ने तुझे मारा है क्या? मैं उस अक्षय को जिंदा नहीं छोड़ूंगा. अपनी गलती उसके सर पर मत डाल. सब तेरी वजह से हुआ है. मुझे तेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए थी. मुझे दूर रह, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी.
नहीं। सागरिका रोक, मेरी बात तो सुन। सागरिका रोक, मेरी बात तो सुन। अरे अरे इतना सब होने के बावजूद तूने हमको कुछ भी नहीं बताया। सागरिका कहाँ है? कहाँ है सागरिका? बता मेरे को। अगर उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम है। और तुमने उसे वैसी हालत में वहां से अकेले जाने दिया? साहब, वो मुझसे नाराज, मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मुझे लगा उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो अपने आप घर वापस आ जाएगी। अच्छा, ये अक्षय गुलाब कहाँ रहता है? अक्षय को बुलाइए, हमें उससे बात करनी है। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो कल पूरा दिन घर पर था। हाँ, हमारा बेटा बहुत शरीफ है और आप जिस लड़की के बारे में बोल रहे हो हम उसे जानते तक नहीं। आप नहीं जानते, पर ये जानता है। क्यों? बोल, कैसे जानता था उसको? क्यों गायब किया उसे? बोल। साहब, मेरा और उसका चक्कर था, फिर जब मेरी शादी पक्की हुई उसके बाद मैं उससे दूर हट गया था। ना ही उसे देखा, ना ही कभी उससे बात की। अच्छा, तो ये क्या है? ये कॉल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि रोज तुम दोनों में बातचीत होती थी, वो भी 10-15 मिनट तक, और तू कहता है कि रिश्ते खत्म हो गए थे। बोल। मेरे तरफ से खत्म हो गया था, पर उसको रिलेशन खत्म करने के लिए पैसे चाहिए थे। कीमत मांग रही थी साहब। आखिरी बार कब मिला था उससे? बोल। उसने मुझे पन्ना लेके जंगल में मिलने बुलाया था। तो तूने क्या किया? मैं नहीं गया साहब, मैं उसकी धमकियों से बहुत तंग आ चुका था। अच्छा, इसीलिए तुमने उसको गायब कर दिया? गायब कर दिया या मार डाला? नहीं साहब, नहीं। माधव का प्लान मुंह के बल गिरा और सागरिका एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गई। सब अपने आप को और अपनी झूठी इज्जत को बचाने में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सागरिका सबके लिए एक हाशिए पर चली गई है। जिसके साथ प्यार के नाम पर विश्वासघात हुआ, वो कहां है, किस हाल में है, ये कोई नहीं जानता था। अक्षय ने सागरिका से उसके सारे सपने छीनकर उसे दुख और जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस ने अक्षय से पूछताछ की क्योंकि अक्षय के पास सागरिका को गायब करने का मकसद था, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस को अक्षय को छोड़ना पड़ा। चले, रोक, निकालिए, चल। हाँ, मेरी बहन किधर है? हाँ, क्या किया तूने उसके साथ? मैंने तो उसे देखा तक नहीं। तू ना पुलिस को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ, इसीलिए सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार कुछ गड़बड़ की तो सीधा अंदर डाल दूंगा। साहब, अगर इसने मेरे बहन के साथ कुछ गड़बड़ की होगी ना तो मैं इसे जान से मार दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। मुझ पे हाथ उठाने से पहले अपने बहन से जाके बात कर, पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती है। क्या बोलता है? चुपचाप खड़ा रहे। मारो साहब, मारो, जितना मारना है उतना मारो, पर मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी वजह से मेरे बहन को अबॉर्शन करवाना पड़ा था, छोड़ूंगा नहीं मैं इससे। चुपचाप खड़ा रहे। ये अबॉर्शन की बात तुमसे किसने कही? मैंने सातारा जाकर अपना अबॉर्शन करवाया, वो नहीं आया मेरे साथ, सुकन्या आई थी। मैं उसके साथ खुद गई थी सातारा में डॉक्टर जोशी के क्लिनिक में। उसने मुझे बताया कि ये बच्चा अक्षय का है। अक्षय जानता था ये बात? हाँ साहब। सिवाय पुलिस के कोई भी सागरिका को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा था। और फिर कहानी ने जो मोड़ लिया वो कल्पना से भी परे था। सर, हो सकता है ये बॉडी सागरिका की हो, क्योंकि माधव ने कहा था वो इसी जंगल में आई थी। एक काम करो, माँ बाप को शिनाख्त के लिए बुलाओ। चेहरा तो बिगड़ गया है, देखो शायद घड़ी, अंगूठी और कपड़े से पहचान हो सकती है तो। यस सर। सर, कपड़ों, घड़ी और अंगूठी की वजह से
सागरिका के माँ बाप ने बॉडी को पहचान लिया है और अब यह कंफर्म हुआ है कि वो बॉडी सागरिका की ही है। सर सागरिका के खून से पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था, वो भी 2 अलग अलग आदमियों ने किया था। उसकी बॉडी से और वारदात की जगह से 2 आदमियों के डीएनए सैंपल मिले। साहब यही वो जगह है जहां वो अक्षय से मिलने वाली थी। लेकिन सर सागरिका की बॉडी यहाँ से आधे किलोमीटर दूर मिली थी, फिर वो वहां कैसे पहुंची? इसका मतलब है शायद वो यहाँ से किसी के डर से भागी थी। लेकिन किसके डर से? तुम्हें उसका मोबाइल कहाँ मिला था? साहब मोबाइल इधर मिला था। भाई मोबाइल यहाँ पे पड़ा है। सर वहां कुछ मिला है। सर यहाँ पे झाड़ी में फंसा हुआ उसके दुपट्टे का कपड़ा। इसका मतलब वो भागते हुए यहाँ से गुजरी होगी। सर यहाँ पर डीएनए ट्रेसेस मिले। मतलब यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती की गई। तुम आए थे तब तुम लोगों को कहाँ मिली थी वो थोड़ा आगे। साहब वो मुझे आखिरी बार यहाँ मिली थी। अरे कहाँ थी तू? लेकिन उसकी डेड बॉडी तो यहाँ से दूर मिली थी। वो गई किस तरफ थी? जी इस तरफ। यहाँ पे उसे मारा गया था और माधव को वो जहाँ मिली थी वहाँ से इसकी दूरी तकरीबन 500 फीट है। इसका मतलब कोई और भी था जिसकी उस पर नज़र थी। सर ये वो रेपिस्ट ही हो सकता है या कोई और भी। एक बात अपने भेजे में डाल ले, अगर तेरा दूर दूर तक इससे कुछ वास्ता हुआ ना तो तेरी खोपड़ी में दूनली से भर दूंगा। और ये जब तक अब साबित नहीं होता कि तेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है, तब तक ये शादी तो आप भूल ही जाओ। कुछ नहीं सुनना मुझे। तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती? मुझे फंसाया जा रहा है। मेरा कुछ भी वास्ता नहीं इससे। विश्वास करो, कम से कम तुम तो। अक्षय! ए अक्षय! डर के क्या बैठा अंदर? बाहर निकल! बाहर निकल ताकि मैं घुसूं अंदर। अक्षय बाहर आ! तुम रुको। बाहर आ अक्षय! बेटे को भेजो अपने। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने अपनी बहन खो दी है और तुम उसके शादी के सपने देख रहे हो। मैं भी देखता हूँ कैसे होती है उसकी शादी। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तुम लोगों को ना मैं छोड़ने ही नहीं वाला। हट जाओ भाई, हट जाओ। भाई छोड़ना भाई, भाई पुलिस का लफड़ा हो जाएगा भाई। देख ले अपने बेटे को, जितना देख ले उतना देख ले। जिस दिन वो घर से बाहर निकलेगा ना, वो गया ऊपर। भाई जान दे, ऊपर छोड़ गया। भाई, छोड़। हाँ। अगर हम शुरू से देखते हैं तो अक्षय के अलावा किसी के पास कोई मकसद नहीं था सागरिका को मारने का। हमें अक्षय को उठाना पड़ेगा। अक्षय! 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 क्या हुआ? अक्षय घर में है लेकिन दरवाजा ही नहीं खोल रहा। देखिए ना, ये कब से फोन ट्राई कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहा है। लड़वी देखो। ये अक्षय का कमरा कौन सा है? ये रहा। अक्षय! 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 सर ये तो मर चुका है। अक्षय!
अक्षय के मर्डर ने इस केस को और पेचीदा बना दिया था, क्योंकि सिर्फ अक्षय ही था जिसके पास सागरिका के कत्ल का मकसद था। लेकिन अब तो अक्षय खुद ही मारा जा चुका था। इसके बाद निशाने पर थे माधव और उमेश। इन दोनों ने ही खुलेआम अक्षय को जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन जिस वक्त कत्ल हुआ, माधव अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर रहा था और उमेश अपने घर पर ही मौजूद था। और ना ही इन दोनों के फिंगरप्रिंट्स कत्ल के हथियार पर मिले थे। अगर सारे सस्पेक्ट बेगुनाह थे तो फिर गुनहगार कौन था? यह केस सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। पुलिस की सारी मेहनत किसी अंधेरे में गुम हो रही थी और तभी श्वेता के बयान से पुलिस को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, बहुत जल्द शादी भी होने वाली थी, सब खुश थे। पर कुछ दिनों से अक्षय कुछ अजीब सा बिहेव करने लग गया था। अजीब अजीब से लोगों से छुप छुप के मिलने लग गया था, जिन्हें देख के मुझे कभी नहीं लगा कि वो उसके दोस्त हो सकते हैं। पर वो सब देख के मुझे ऐसे लगा कि जो हो रहा है वो सही नहीं है। सर, अक्षय के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन 2 नंबर पर कई बार फोन किए गए और हर वक्त सागरिका के फोन के तुरंत बाद किए गए। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का सागरिका के मर्डर के साथ जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। एक काम करो, इन दोनों नंबर के डिटेल्स निकालो और उन्हें लेके आओ। चलो चले, उठ चल। सोपान रुक, सोपान भाग 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 भाग, जल्दी जल्दी इधर भागेगा। चलो अंदर बैठ। साहब, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। वो अक्षय ने हमें धमकाने की सुपारी दी थी, हमने बस उतना ही किया साहब। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। हाँ, हमने उसके साथ जबरदस्ती की। देखो, मैं अक्षय को कभी फोन नहीं करूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं कभी फोन नहीं नामत का आता। अब दिखाता हूँ मेरी मर्दान की तुझे। हमने उसको नहीं मारा साहब, सच बोल रहे हैं, हमने उसको नहीं मारा साहब। एक कहावत है, मार के बाद पुकार रह जाती है, और यही हो रहा था सागरिका के केस में। कोशिशें हजारों हुई, लेकिन अंजाम कुछ नहीं सिवाय सोपान और राजन पर रेप का मुकदमा चलने के। कोर्ट की 2-3 सुनवाइयों के बाद राजन और सोपान भी जमानत पर रिहा हो गए। सागरिका और अक्षय की हत्या की गुत्थी अब तक उलझी हुई थी, और तब लगभग 1 महीने बाद घटी एक घटना ने इस पूरे मामले को एक नया और चौंकाने वाला मोड़ दे दिया। हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए। सर, राजन और सोपान, सागरिका रेप केस वाले, सर पर पत्थर मारकर खून किया है, जैसे सागरिका को मारा था। मौत लगभग 5-6 घंटे पहले हुई है सर, और बॉडी के ऊपर सूखी घास भी डाली गई है। बॉडी के पास शराब की बोतल भी मिली है सर। किसी ने कुछ देखा है? नहीं सर, लेकिन ये किसान है जिसने सबसे पहले बॉडी को देखा, सूखी घास उठाने के लिए आया था। आपने पत्थर को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। सर, पत्थर के ऊपर के भी फिंगरप्रिंट्स ले लिए। लगता है कोई गाड़ी गुजरी यहाँ से। एक काम करो, ये टायर के निशान के फोटोग्राफ ले लो और इस मिट्टी के सैंपल भी ले लो। सर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। सर, इन रिपोर्ट से ये पता चलता है कि तीनों मर्डर किसी एक ही आदमी ने किए, क्योंकि पाए गए फिंगरप्रिंट्स किसी एक ही आदमी के। सर, कौन हो सकता है वो? माधव? नहीं सर, माधव के फिंगरप्रिंट्स इस रिपोर्ट से मैच नहीं करते। और जिस दिन डबल मर्डर हुआ उस दिन माधव का मोबाइल लोकेशन टेम्पो यूनियन के मोर्चे का ही था। हो सकता है खुद ना गया हो, किसी और को सुपारी दी हो। क्या कर रहे हैं आप लोग ये? राजन और सोपान को मारने के लिए तूने किसको भेजा था?
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब, मैं तो मोर्चे में गया था उस दिन। तुम्हारे अलावा किसी के पास कोई मकसद नहीं था अक्षय और उन दोनों को मारने का। सच बता, तूने अक्षय को धमकी दी थी ना? वो तो मैंने गुस्से में दी थी साहब। माले, अंदर ले चल इसको, अंदर फटाफट बोलेगा ये। साहब अरे मेरे बच्चे को आहो, आहो, तुम्हें काहे बोलत कैसे नहीं? रुको, तू तो मोर्चे में था ना परसों? तेरी गाड़ी के टायर पे ये कीचड़ कहाँ से आया? कहाँ गया था तू परसों गाड़ी लेके? मैं तो मोर्चे के गाड़ी के साथ गया था, परसों तो बाबा गाड़ी लेके गए थे। क्या लगा था तुम्हें अपने भोले भाले चेहरे के पीछे आसानी से छुप जाओगे और कोई पहचान नहीं पाएगा? कानून अपराध सूंघ लेता है और अपराधी को भी। तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। बोल, क्यों किया ये सब? अपनी बेटी को मार दिया तूने? बोल। मैंने माधव और सागरिका की बातें सुनी थी। सातारा जाकर मैंने अपना अबॉर्शन करवाया। तब से मेरा उन दोनों पे ध्यान था। उन्होंने अक्षय को जंगल में मिलने के लिए बुलाया था, ये भी मैंने सुना था। अभी के अभी उसे फोन कर और कल कैसा भी करके उसे पन्हाड़ा के जंगल में बुला। कल कुछ भी करके पन्हाड़ा पहुंचना। मैं भी उनके पीछे पीछे जंगल गया। यहीं पे हम लोग मिलते थे। मेरी बूढ़ी टांगों ने जवाब दे दिया था। मैं मेरी बेटी को नहीं बचा पाया। जब वो मिली तो तब तक सब कुछ बिखर चुका था। उसने अपना मुंह तो काला कर ही दिया था, उसके साथ हमारे इज्जत पर भी कालिक मल दी। फिर मैंने देखा माधव और उसके बीच झगड़ा चल रहा था। एक काम ठीक से नहीं कर सका तू? सागरिका मेरी बात तो सुन। सागरिका, सागरिका रुक। जब वो वहां से निकली तो मैं भी उसके पीछे पीछे गया। सागरिका, बाबा देखो ना उन्होंने मेरे साथ क्या किया। बाबा मैं क्या करूंगी? बोलो ना कुछ तो। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ना। मैं क्या करूं? ये सारी तबाही शुरू हुई उस अक्षय की वजह से। फिर भला मैं उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता था? उसे जीने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए मैंने उससे भी मार डाला। अब वो दोनों राक्षस बचे थे। मैंने उन दोनों को सुपारी के नाम पे वहां पे बुला लिया और बहुत शराब पिलाई। वाह सेठ वाह, मजा आया। एकदम धमाल। अभी तो और मजा आएगा। मम्मा, 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 मम्मा। क्यों चिल्ला रही है? मम्मा मेरा कितना सारा होमवर्क पड़ा हुआ है और किसको कुछ फिक्र ही नहीं है। वो मैं, तेरे पापा नहीं आए अभी तक? नहीं ना। अच्छा चल ठीक है, मैं कराती हूँ, आ जाओ। क्या है होमवर्क? 10 - 5 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 2 3 4 5। सो 10 - 5 इज इक्वल टू 5। तेरे पापा भी ना अभी तक नहीं आए। तू ये कंप्लीट कर, मैं उनको कॉल करती हूँ। हेलो विशाल,
कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना। बेटा तुम ये चैप्टर कंप्लीट करो, मैं तुम्हारे पापा को देख कर आती हूँ, ठीक है? कहाँ थे तुम? रिम्मी क्या कर रहे हो? हाँ होमवर्क हो रहा है। पापा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। कौन सा प्रॉब्लम बेटा? 10 + 5 6 + 2 हो गया है? 10 + 5 करो, 10 + 5 कितना होता है? 10 + 5 बेटा 15 होता है ना? कितना होता है? 50। और अरे बाप रे, तो बहुत सारा होमवर्क बचा है, कैसे करोगे? हाँ तुम चिंता मत करो, पापा सारा होमवर्क करा देंगे। हाँ पता है किसका फोन है? तुम बच्चे की पढ़ाई पे ध्यान दो। नाइन प्लस 2 बेटा सर, आप 1 मिनट होमवर्क करो। मैं हेलो विशाल, प्लीज कम फास्ट, आई रियली नीड योर हेल्प। अच्छा अभी आ रहा हूँ मैं। बेटा आप होमवर्क करो, मैं आता हूँ। हादसों से भरी है हमारी जिंदगी। हादसे जो जिंदगी में दहशत फैलाते हैं, हादसे जो किसी के जुर्म की वजह बनते हैं और किसी के लिए तकलीफ की वजह। यह हादसा घटा दिल्ली से सटे नोएडा शहर की एक सोसाइटी में, जहां रात 12 बजे तक भी लोगों का आना जाना रहता था। टाइट सिक्योरिटी, हर कोने में सीसीटीवी कैमरास, जहां हर पल किसी अजनबी के किसी भी फ्लैट तक पहुंचने की शिनाख्त की जाती है। तो फिर वहां क्यों एक औरत ऐसी हालत में पाई गई जहां उस पर जानलेवा हमला हुआ? भाई इस बार ये मिस्टर अग्रवाल का मेंटेनेंस चार्जेस नहीं आया? अरे सर, इसका हर बार का ऐसा ही रहता है। अरे चेयरमैन साहब, ये क्या? हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि ये हॉस्पिटल वाले कोई ऑब्जेक्शन ले। नहीं पुलिस को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पहले माया को होश आ जाए, फिर बुला ले। क्या बात कर रहे हो विशाल? हमला हुआ है माया पर, किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की है और तुम कह रहे हो कि पुलिस को इन्फॉर्म ना करें? गले में स्लिट है, सर पर वार किया गया है, उसका मर्डर करने की कोशिश की गई है। पता नहीं बेचारी बचेगी कि नहीं। किसी ने माया के भाई भाभी को इन्फॉर्म किया कि नहीं? हाँ वो लोग ऑफिस में हैं, चावला जी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया। माया को होश आ गया है, लेकिन वो बात करने के हालात में नहीं। अब आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। हेलो, पुलिस स्टेशन।
लोकेशन दूंगा। सबसे पहले किसने देखा? सर वो मैंने देखा जी। हाँ जी, क्या देखा आपने? ओ जी, मैंने देखा हमारे घर में मेहमान आए हुए थे और जोर से चिल्लाने की आवाज आई, सरिता सरिता सरिता। मैं, मेरी मिसेज और मेहमान हम लोग भाग के आए घर में, देखा तो माया पूरी खून में लथपथ थी। ओ जी विशाल, ये सामने हमारा नेबर है, 302 में रहता है और 303 में हम रहते हैं और 304 में ये माया अपने भैया भाभी के साथ रहती है। अभी ये विशाल कहाँ है? विशाल अभी माया को हॉस्पिटल लेके गया जी। और इसके घर वाले? घर वाले उसके भैया भाभी के साथ रहती है। इसका अभी तलाक हुआ है और इसकी भाभी को तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दिया है और भाई इसका कॉल सेंटर में काम करता है और उसको वहाँ इजाज़त नहीं है कि फ़ोन उठाने की ना लगाने की, और उसका फ़ोन बंद आ रहा है। आपकी इस बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा है? हाँ सर, सीसीटीवी अपना नीचे सोसाइटी ऑफिस में है। थैंक यू। महेश्वरी, सर इस बिल्डिंग के सीसीटीवी का फुटेज चेक करो और सेक्रेटरी और चेयरमैन को बुलाओ, क्विक। सर स्टॉप स्टॉप, ये कौन है? ये मैम अग्रवाल साहब हैं, 4th फ्लोर पर रहते हैं। स्टॉप स्टॉप, ये औरत कौन है? ये मैम एक काम वाली भाई है, डेली आती है। ये सब कैमरास क्यों नहीं चल रहे आपके? फॉरवर्ड करो इसे थोड़ा। स्टॉप स्टॉप, ये कौन सी बिल्डिंग का वॉचमैन है? ये मैम ये अपनी बिल्डिंग का, ये बी विंग का। ये हादसा कितने बजे हुआ था? सर करीब 8:30, 8:15, 8:30 के बीच की बात है। मैं अपनी वाइफ सरिता के साथ और अपनी बच्ची के साथ घर पे ही था, तभी अचानक माया का इंटरकॉम पे फोन आया। उसने कहा कि शी नीड्स हेल्प। किस तरह की हेल्प? सर जब माया का फोन आया वो बहुत घबराई हुई साउंड कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने फोन रखा और मैं दौड़कर इधर आ गया। फिर आपने डोरबेल बजाई होगी? नहीं सर, दरवाजा खुला था। दरवाजा खुला हुआ था? आपको मतलब दरवाजा खुला था, लैच लगी हुई थी या फिर पूरा खुला? सर जब माया का फोन आया मैं खुद घबरा गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं सीधा दौड़ के यहाँ पहुंचा, दरवाजा खुला ही हुआ था सर। मैंने सरिता को आवाज लगाई तो डेफिनेटली आपने दरवाजे के लॉक को हाथ नहीं लगाया हो? नहीं सर। श्योर? हाँ सर, नहीं लगाया मैं। आप मुझे ये पिछले 3 घंटे की सारी फुटेज एक पेन ड्राइव में दीजिए। जी जी हो जाएगा मैम। और कैमरास कहाँ लगे हुए हैं सोसाइटी में? मैम एक लिफ्ट में है कैमरा और एक सामने है। और फ्लैट्स के सामने? फ्लैट के सामने कोई कैमरा नहीं है मैम। क्या लगता है मैडम, किसका काम हो सकता है ये? मनु लगता है जी ਉਹਦੇ सिर ਦੇ पीछे वार किया होगा। वेरी गुड, काफी नॉलेज है आपको। मुझे नॉलेज की क्या बात है जी, वो आजकल इतने क्राइम शो चलते हैं, वो नॉलेज तो मिल ही जाती है। तो वैसे क्राइम के सीरियल में आपने ये नहीं देखा होगा कि जो ज्यादा नॉलेजेबल लोग होते हैं शक की सुई भी उन्हीं पे घूमती है। इसके भाई बहन कहाँ? वो जी भाभी उसकी शाम को 4 बजे ऑफिस में गई है, भाई को 8 बजे चलते मैंने देखा। 8 बजे? हाँ जी। पक्का? पक्का। भाई 8 बजे घर से निकलता है और हादसा तकरीबन 8:30 बजे होता है। इसका मतलब हादसे से आधे घंटे पहले उसका भाई अपने घर पे था। चावला साहब आपको ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। अच्छा पाजी, आपने उसके भाई के बिहेवियर में कोई अजीब बात देखी? हाँ, वो हर रोज जाता है, मेरे को हेलो करके जाता था और आज वो चुपके से चला गया। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप लोग? मैं माया का भाई। और मैं भाभी। पर हुआ क्या? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी मिली? चावला साहब ने बोला कि घर में पुलिस आई है, जल्दी से आ जाओ। कैसी है मेरी बहन और ये सब कैसे हो गया? डोंट वरी, अभी आपकी बहन का होश आ गया है, पहले जाकर उससे मिल लीजिए। मैं आपसे आराम से बात करता हूँ। माया अपनी भाभी के साथ रहती थी। अगर पड़ोसियों की माने तो हादसे के वक्त माया अपने घर में अकेली थी। पुलिस ने सीसीटीवी की सारी फुटेज छान मारी, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। घर में ना कोई चोरी ना कोई लूटपाट।
लेकिन माया की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से उस पर वार किया गया था वो किसी रंजिश की वजह से या गुस्से में किया गया था। यानी वार करने वाला इंसान माया से बेहद नफरत करता था। ये बात पुलिस की समझ में भी आ चुकी थी, लेकिन वो शख्स था कौन, इसका जवाब अब सिर्फ माया के पास था। सर, सीसीटीवी की 3 घंटे की फुटेज मैंने एक पेन ड्राइव में ले ली है। कुछ मालूम चला? सर, सोसाइटी के मैक्सिमम लोग हैं उसमें, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसपे हमें शक हो सके। महेश्वरी, ये मुझे अंदर का मामला लगता है, शायद किसी आपसी रंजिश का, क्योंकि घर में कोई लूटपाट नहीं हुई। पॉसिबल सर। और माया का बयान? सर, वहीं जा रही हूँ। अभी शर्मा जी से बात हुई है, माया अब इस कंडीशन में है कि वो हमें बयान दे सके। दैट्स गुड। तुम एक काम करो, ये पेन ड्राइव मुझे दो, मैं थाने जा रहा हूँ, तुम उसका बयान लेके आओ। सर, अंधेरा बहुत था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। किसी ने मेरे मुंह जबरदस्ती बंद करके मेरे सर पे 5 से बार मुझे चक्कर आने लगे। उसके बाद इसने कुछ याद नहीं। माया का बयान भी पुलिस के किसी फायदे का नहीं था, क्योंकि माया के मुताबिक उस पर पीछे से वार किया गया था और उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। हालात को देखते हुए पुलिस के पास अटकलें लगाकर सबूतों तक पहुंचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सर, माया के बयान के मुताबिक पहले किसी ने उसके सर पर वार किया वास से और फिर गला काट दिया। और फिर माया विशाल को फोन करके अपने घर बुलाती है, और जब विशाल उसके घर में एंटर करता है तो दरवाजा खुला पाता है। सोचने वाली बात यह है कि कोई अपराधी हादसे के बाद दरवाजा खुला क्यों छोड़ेगा, और हादसे के आधे घंटे पहले माया का भाई भी उसके घर पे था। इसका मतलब ये हुआ सर कि हादसे के वक्त माया और उसका भाई दोनों एक साथ थे घर पर। महेश्वरी, सर। माया का घर सील कर दो। जी सर। बोलती थी मत पड़ो उसके चक्कर में, वो औरत ठीक नहीं है, एक ना दिन जरूर कांड करेगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कौन से चक्कर में फंस गया मैं, और कौन से कांड में इन्वॉल्व हूँ? तू क्यों बार बार चली जाती थी उसकी हेल्प करने? सिर्फ इंसानियत के नाते। बेटा से जाओ, अंदर जाओ। देख लिया तुमने? तुम्हारी वजह से बच्ची पे क्या असर पड़ रहा है? क्या सोच रही हो अपने बाप के बारे में? सरिता, आई अंडरस्टैंड द स्ट्रेस, प्लीज काम डाउन। देखो तुम सब जानती तो हो, अभी तो तलाक लेकर आई है, भाई भाभी से उसकी बनती नहीं। एक तो पति ने छोड़ दिया, ऊपर से खुद के भाई ने अपनाया नहीं। तो तुम कौन सा रोल प्ले कर रहे, भाई का या पति का? माया और उसकी पति की लव मैरिज हुई थी। पहले तो हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, पर बाद में उसकी जिद पर हम मान गए थे। फिर सडनली पता नहीं क्यों 6 महीने पहले वापस आ गई, तलाक लेकर। हमने तो कहा था वो जब तक हमारे साथ रहना चाहती है रह सकती है। क्या तलाक के बाद भी उसका हस्बैंड उससे मिलने आता था? हमारी नॉलेज में तो नहीं। और मेरे ख्याल से उन दोनों का बातचीत भी नहीं होती थी। आप उसका एक बार फोन चेक कर लीजिए। नहीं, वो तो हम कर लेंगे, क्योंकि किसी शातिर ने माया का फोन और लैपटॉप डिस्ट्रॉय कर दिया है, और जाहिर सी बात है कि अपराधी नहीं किया होगा। उसका हस्बैंड कहाँ रहता है? दुबई में रहता है, विनय नाम है उसका। शादी के बाद में वही शिफ्ट हो गई थी, वो वही सेटल है दुबई में। तलाक के बाद वो कभी तुमसे मिलने आया? वो अक्सर मुझे फोन करता था, फोन कभी खुद के नंबर से तो कभी किसी और से करवाता था। क्या कहता था? धमकी देता था कि अगर मैं उसके पास वापस नहीं आए तो वो मुझे उठाकर यहाँ से लेकर जाएगा। रो मत, बताओ। स्पोर्टी मैन, जोशीले मर्द। कम ऑन माया, मैं जानता हूं तुम जाग रही हो।
I know that you are awake. Come on, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं यहाँ भाग आ गई। तो तुम वहाँ पुलिस में क्यों नहीं गई? उसके वहाँ बहुत रिश्तेदार है, वो सबको जानता है। पुलिस में जाने से मेरी और मेरे भाई भाभी की बहुत बदनामी होती है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि उस रात वही आया हो तुमसे बदला लेने के लिए? पता नहीं, बहुत अंधेरा था, मैंने कुछ नहीं देखा और मेरे गले पे भार होने के बाद तो मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं, बस मैं नहीं बता सकती। आप हादसे की रात 8 बजे घर से निकले और हादसा तकरीबन 8:30 बजे हुआ और आपकी बहन जिस हालात में पाई गई, उसके शरीर पर जो घाव पाए गए, तो जाहिर सी बात है कि उसने बचने के लिए स्ट्रगल भी किया होगा और इस दरमियान कम से कम 20-25 मिनट तो लगे होंगे। आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने? नहीं, मैं तो चावला जी के बयान के मुताबिक कह रहा हूं, क्योंकि उनका कहना यह है कि अक्सर आप हस्बैंड वाइफ एक साथ ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन उस दिन मैडम तकरीबन 4 बजे ऑफिस के लिए निकली और आप रात 8 बजे। एक्चुअली मैं और ये एक ही ऑफिस में काम करते हैं। उस दिन मैं अपना वॉलेट घर में भूल आई थी, जिसमें मेरा स्वाइप कार्ड था और उसके बगैर एंट्री नहीं मिल सकती थी मुझे ऑफिस में। और मैं घर गया था इसका वॉलेट लाने। माया, 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 हेलो। वॉलेट मिला? हाँ मिल गया। अच्छा तो जल्दी करो, एंट्री नहीं मिल रही, मुझे एब्सेंट लग जाएगी मेरी। हाँ आ रहा हूँ। माया, माया, तुम अंदर हो क्या? हेलो। अभी तक निकले या नहीं? बस अभी आ रहा हूं। तो जब आप घर में वॉलेट लेने के लिए दाखिल हुए तो सब कुछ ठीक था? हाँ, मुझे लगा माया बाथरूम में है। और उसके बाद आप दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक करके चले गए, ऐसे लैच लगा हुआ या फिर पूरी तरह से लॉक किया? हाँ लॉक, पूरी तरह से बंद करके। पक्का? हाँ। और विशाल के बयान के मुताबिक जब वो आपके घर में आया, जब माया ने उसको हेल्प के लिए बुलाया था, तब दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ था। और पहली नजर में इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जब आप घर में एंटर हुए तो आपके आने से पहले हमलावर घर में मौजूद था, लेकिन आपके घर में एंटर करते ही वो आपकी बहन को लेकर बाथरूम में छिप गया हो और आपके घर से निकलते ही उसने आपकी बहन पर हमला किया हो और फिर दरवाजा खुला छोड़कर चला गया हो। ओह माय गॉड, इसका मतलब माया उस वक्त बाथरूम में थी, किसी के कब्जे में, और मैंने देखा भी नहीं। काश मैंने देखा होता उस वक्त, काश। तो सर ये कहना था माया का। कमाल है। और इधर माया के भाई भाभी का भी यही कहना है कि माया की उसके हस्बैंड से बनती नहीं थी। फिर तो माया के हस्बैंड का यहाँ आना बनता है। तुम एक काम करो, उसके हस्बैंड का एड्रेस निकालो, उसको यहाँ बुलाओ। माया जो कि सिर्फ आधे घंटे के लिए अपने घर में अकेली थी, उस पर हमला होता है और पुलिस की छानबीन के बावजूद भी हमलावर का कुछ पता नहीं चलता। विशाल के मुताबिक माया की अपने भाई और भाभी से बनती नहीं थी, जबकि माया के भाई और भाभी के मुताबिक वो माया को बहुत प्यार करते थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि हादसे के वक्त जब विशाल माया के फोन के बाद उससे मिलने गया, तब दरवाजा खुला हुआ था, जबकि माया का भाई कुछ ही मिनटों पहले वहां से गया था, तब दरवाजा लॉक था। यानी कि कोई तीसरा था जो इन्हीं कुछ मिनटों में सबकी नजरें बचाकर वहां पर आया और अपना काम कर गया। लेकिन माया के बयान ने इस कहानी को एक और मोड़ दे दिया, जब उसने पुलिस को यह बताया कि उसका पति उसे बहुत टॉर्चर करता था। पुलिस ने माया के पति विनय को दुबई से बुलवा लिया।
आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ, हमारा लव मैरिज हुआ था, लेकिन लव जैसा हमारे बीच में कुछ भी नहीं रह गया था। मैं दुबई में सेटल था और माया हर हफ्ते इंडिया आती। मैं उसे रोक भी नहीं पाता था। शादी से पहले तो वो जिद्दी थी ही, लेकिन शादी के बाद वो और भी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरी थी, जिसे झेलना मुश्किल था मेरे लिए। सरप्राइज! तुम कहीं जा रही हो? इंडिया। माया, तुम पिछले हफ्ते तो इंडिया से लौटी हो, अभी वापस इंडिया जा रही हो? विनय, तुम्हें पता है ना मेरा रिसर्च का काम बाकी है, छोड़ो। माया, तुम अपना रिसर्च यहाँ पे भी कर सकते हो, ये दुबई है। और फिर अभी अभी अपनी शादी हुई है, ये वक्त साथ बिताने का है ना कि दूर जाने का ना। स्टॉप इट विनय, मैं इंडिया जा रही हूँ, तुम मुझे रोकोगी, करेक्ट? तो फिर मेरी भी एक बात कर लो, मेरी भी जिद है कि तुम यहीं रहोगी, नहीं तो क्या क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? हाँ, नहीं तो मैं हमारे भैया से बोल दूंगा सब कुछ। अच्छा, रियली? हाँ, क्या बताओगे? मेरा मतलब है, अगर तुम ऐसा बर्ताव करोगी तो मैं बोलूंगा नहीं। क्या क्या बोलोगे तुम? मैं बोल क्या बोलोगे? हाँ? ये मुझे पता है क्या करिए तुम। माया, नहीं चाहिए ना तुम्हें? हाँ, माया, ये सब ये क्या करना चाहते हो तुम? हाँ? मुझे तुमसे तलाक चाहिए। क्या? मैं नहीं रहना चाहता। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ माया? तलाक चाहिए? ठीक है, पेपर्स भिजवा देना और साथ में एलिमनी के 2 करोड़ भी, करेक्ट? मिस्टर विनय, आपके और आपकी बीवी के बयान में सिर्फ एक बात कॉमन है, लोकेशन। और आपने अपने बयान में एक और बात कही कि ऐसा कोई खास इंसान था आपकी बीवी की नजर में जिससे मिलने के लिए वो बार बार इंडिया आती थी। कौन है वो? देखिए सर, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे शक है। शक? किसमें? कौन है वो? ऐसा कौन खास इंसान था आपकी बीवी की नजर में कि जो आपके मना करने के बावजूद उससे मिलने बार बार इंडिया आती थी? कौन है वो? देखिए, मैंने आपसे मिस्टर विनय, टेल मी, हु इज द गाय? किसमें शक है आपको? तो ये आपका फ्लैट है? जी। और चावला साहब, ये आपका फ्लैट है? और मिसेस अरोड़ा, आपके पति के बयान के मुताबिक आपके सामने वाले फ्लैट में हादसा तकरीबन 8:30 बजे हुआ, लेकिन आपकी बेटी ने बताया कि हादसे के वक्त आप भी घर पे नहीं थी। कहाँ थी? जी, वो मैं हाँ सर, वो मैं कचरे का डिब्बा रखने गई थी। हम कचरे का डिब्बा वहाँ नीचे रखते हैं। अच्छा, इस फ्लैट का दरवाजा बंद था या खुला था? शायद बंद था। एक्चुअली सर, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, जाहिर सी बात है उस वक्त आपके पति घर पे नहीं थे। कहाँ थे? जी, वो सोसाइटी ऑफिस में गए थे, उनको कुछ काम था। पर जैसे ही मैंने उनको कॉल किया, वो तुरंत घर पे आ गए थे। Are you sure? आपके पति सोसाइटी के ऑफिस में ही थे? मेरी जासूसी कर रही हो तुम? फंसाना चाहती हो मुझे इन लोगों के बीच में? और साबित क्या करना चाहती हो तुम? यह मियां बीवी का झगड़ा बात नहीं। इसका कहना है कि हादसे के वक्त ये सोसाइटी के ऑफिस में था। क्या ये सच है? हाँ भाई विशाल, तुम तो उस रात हमारे साथ नहीं थे, फिर झूठ क्यों बोला? देखो विशाल, तुम्हारे बीवी के बयान के मुताबिक हादसे के चंद मिनट पहले तुम घर में आए, और फिर माया का फोन तुम्हें क्यों आया? आप लोग मुझे घेर कर साबित क्या करना चाहते हैं कि मैंने माया को मारने की कोशिश की? सर, वो मुझे फोन करती थी, उसने मुझे बुलाया था, तो मैं उसको क्यों मारूंगा? और मुझे उसको मार के क्या मिलेगा?
सब तुम्हारा किया था तुम्हारा। कमाल है विशाल। हैरानी की बात तो यह है कि माया के भाई के बयान के मुताबिक जब उसका भाई घर में आया तो माया कमरे में नहीं थी। फिर वो दरवाजा लॉक करके चला जाता है ऐसे। अब या तो दरवाजा अंदर से खोला जा सकता है या फिर डुप्लीकेट चाबी से। और तुम्हारा कहना यह है कि जब तुम घर में आए तो दरवाजा अनलॉक था ऐसे ऐसे। हाँ सर, ऐसे ही अनलॉक था। इसका मतलब तुम घर में आसानी से आ सकते थे, या हो सकता है तुम्हारे आने के लिए दरवाजा खुला रखा गया हो। अब तुम किसी पचड़े में अगर नहीं फंसना चाहते तो सारा सच उगल दो। और माया के पति का बयान हम ले चुके हैं और हम जान चुके हैं कि माया बार बार इंडिया किससे मिलने आती थी। वो तुमसे मिलने बार बार इंडिया आती थी। तुम्हारी वजह से उसने अपने पति से तलाक लिया और जब तुमको यह लगा कि वो तुम्हारे गले पड़ रही है तो तुमने उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि आगे चल के वो तुम्हारी मुसीबत न बन जाए। Is it true? नहीं सर, ये सब झूठ है सर। मैंने आपसे पहले भी कहा कि वो मुझे फोन करती थी। मैंने तो इस चीज को कभी बढ़ावा दिया ही नहीं। देखो विशाल, मुझे सिर्फ सच सुनना है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि खुद के मुंह से सच उगलना शुरू कर दो, वरना मेरे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं कि अगर अपने पे आ गया तो तोते की तरह पटपट बोलना शुरू कर दोगे। बस तकलीफ थोड़ी बढ़ जाएगी। बको। आप एक मिनट होमवर्क करो। मैं हेलो। ये विशाल, आई एम रियली मिसिंग यू। सोच क्या रहे हो? अगर 2 मिनट में तुम यहाँ नहीं आए ना तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अच्छा रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? सोसाइटी ऑफिस जा रहा था किसी काम से। कचरे का डिब्बा रख के आओ। मुझे क्यों बोलो, जाके रख दो ना। अगर माया ने कहा होता तो कूड़ेदान तक फेंक कर आते ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सोच समझ के बोला करो, दिमाग का इलाज कराओ जाके अपना। जब से देख रहा हूँ ये क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सवाल पूछ पूछ के जिंदगी खराब कर दी मेरी। अरे जाके खुद रख दो ना, जाओ। मेरा दिमाग खराब। बेटा अंदर जाके नोटबुक लेके आओ, मैं सोसाइटी ऑफिस जाके फिर काम कराता हूँ, ठीक है? ओके। क्यों बुलाती मुझे बार बार तुम इस बार? तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स बता सका। आया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या चाहती हो तुम? थोड़ा प्यार मुझसे कर लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, आई रियली लव यू। मैं तो वैसे हर हफ्ते आती थी ना तुम्हारे लिए। ये क्या कर रही हो? और अब तो मेरा डिवोर्स भी हो गया है। हाँ, और प्लीज। तुम के मेरे लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हैं। सब ठीक नहीं। प्लीज विशाल, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ये लो, मेरे बाल घूम कर। इतना तो कर सकते हो ना? माया, माया, हेलो। हाँ मिल गया। हाँ आ रहा हूँ। माया, हेलो। बस बस अभी आ रहा हूँ।
भाई आप तो जाने दो सरिता का फोन। प्लीज चुप। हेलो हेलो विशाल। हाँ सरिता। कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना। हाँ हाँ थोड़ा तुमने ऐसा क्यों किया? सरिता मेरी बात का यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। इसको लेके जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ सरिता। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का यकीन करो, मैंने माया को मारने की कोशिश नहीं की। मैंने माया को मारने की कोशिश नहीं की इंस्पेक्टर साहब। सरिता कहानी में ट्विस्ट है सर। आई एम श्योर उसकी नजर माया पर रही होगी, और जब माया ने मना किया तो उसने मारने की कोशिश कर दी। नहीं महेश्वरी, इस कहानी की कड़ी कहीं और जुड़ी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ गुप्ता जी, दैट्स गुड। सर गुप्ता जी का फोन था, माया के मोबाइल और उसके लैपटॉप का डेटा रिस्टोर हो गया है। महेश्वरी सर ये देखो, ये माया के लैपटॉप पे बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। केस पूरी तरह क्लियर है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनमें से किसी ने हमला नहीं किया, और ना ही सीसीटीवी के फुटेज में हमें कोई ऐसा इंसान दिखा। तो आपको ये चोटें कैसी हैं? अब आप खुद बताएंगे कि मैं बताऊं? क्योंकि आपके लैपटॉप के डेटा से यह बात साबित हो चुकी है कि आप फॉरेंसिक रिसर्च कर रही थी। मतलब ये कि आप हमले को साबित करने में सक्षम थी। तो आप खुद अपने मुंह से कबूल कीजिए कि आपने अपने ऊपर किए हमले को अंजाम कैसे दिया। देखो माया, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तुम बुरी तरह फंस चुकी हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि खुद के मुंह से अपना जुर्म कबूल कर लो। नहीं तो अगर हम कबूल कराने पे आ गए ना तो हाँ जल्दी। माया, 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 तुम अंदर हो क्या? हेलो, बस अभी आ रहा हूं। सरिता का फोन। प्लीज चुप। हेलो हेलो विशाल। हाँ सरिता। कहाँ हो तुम? हाँ मैं लिफ्ट में ही हूँ, मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। तो जल्दी आओ ना। हाँ थोड़ा attacks the victim from behind on this part of the head. The victim's skull is not damaged. If a criminal tries to attack the victim from behind and slit the throat in this angle, the victim does not die. Catch up!
छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। विशाल, अगर तुमने ये सारी सच्चाई पहले बता दी होती तो आज तुम सरकारी गवाह होते, मुजरिम नहीं। ले जाओ इसको। ले जाओ इसे भी। आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में कोई भी इंसान संतुष्ट नहीं है। हर कोई बस हासिल करना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर किसी और की चीज को हासिल करने का जुनून हो तो वो बन जाता है जुर्म। यही हुआ था माया के साथ। वो सरिता के पति विशाल को हासिल करना चाहती थी और उसकी इसी चाह ने उसे एक जुर्म करने पर मजबूर कर दिया। उसने ना सिर्फ अपने आप के ऊपर हमला करने का ड्रामा किया बल्कि अपनी जान को दांव पर लगाकर विशाल को भी फंसाना चाहा। हम कहते हैं कि रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उलझे हुए होते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि इंसान खुद रिश्तों को उलझा देता है। एक जायज रिश्ता जिंदगी को आबाद कर सकता है, लेकिन एक नाजायज रिश्ता जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।